हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में, जिसका पार्ट 1 पहले ही हम लोगों ने अपलोड करा हुआ है और आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कौन थी। तो देखिए, चौथी शताब्दी के समय में मगध की राजधानी कौन थी, तो वो थी राजगृह। अब देखिए, मगध का सबसे प्राचीन राजवंश जो था उसके संस्थापक कौन थे, तो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। और मगध पे फिर इसके बाद जो नया वंश आया था वो आया था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। ठीक है। और हर्यक वंश के जो शासक थे उदयन, उन्होंने क्या करी थी, तो राजगृह से अपने राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है हर्षचरित किसने लिखी। तो देखिए, हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। और बाणभट्ट कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित के साथ साथ ये बाणभट्ट ने कादम्बरी नाम की भी एक पुस्तक की रचना करी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। और भारतीय इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता कौन थी, तो वो वैदिक सभ्यता थी। इसके साथ ही साथ वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कौन आते हैं, तो वो होते हैं आर्य। और आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे जो आधुनिक वेद है वो कौन सा है, तो आधुनिक वेद है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया था जो मगध की सबसे पहली राजधानी राजगृह थी, वहां से हर्यक वंश के शासक उदयन ने क्या करा था, राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी थी। यानी राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई, पाटलिपुत्र में। ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए, ये जो ध्वज सत्याग्रह है वो नागपुर में आयोजित किया गया था। और ये कब आयोजित किया गया था, तो 18 जून को आयोजित किया गया था। ठीक है। और ये क्या हुआ था, तो अखिल भारतीय ध्वज दिवस के रूप में भी इसे मनाया गया था। ठीक है। अब झंडा सत्याग्रह ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो अपना मुख्यालय उन्होंने नागपुर को बनाया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक नारा भी दिया था जो था नागपुर चलो। ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो देखिए, ये इलाहाबाद स्तंभ है जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब इलाहाबाद स्तंभ को लिखा किसने था, तो हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है। और समुद्रगुप्त जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, तो वो गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है। और एक और सवाल जो इससे आता है कि आखिर में इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था, यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, तो वो कहा था इतिहासकार बीएस स्मिथ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है। तो देखिए, मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में अब्दुल लतीफ खान जी को माना जाता है। ठीक है। बहुत बार गलती से लोग क्या करते हैं, सर सैयद अहमद खान को मार देंगे, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने क्या करा था कि आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो मुस्लिमों के लिए लागू करवाई थी। और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। ठीक है। तो देखिए,
जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय हुई थी तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब ये सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? तो 1829 में घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे उससे एक और सवाल आता है कि इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के तहत बने थे? तो वो था 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1833 में। ठीक है, अब ये जो करेंसी बिल्डिंग है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का एक ब्रांच ऑफिस रह गया था, रीजनल ब्रांच ऑफिस, जबकि 1937 तक ये बिल्डिंग जो थी आरबीआई के अंदर में थी। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में, 1934 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो देखिए महाबलीपुरम के जो पंचरथ मंदिर है उसका निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। और पल्लव वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो वो कांची थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि आखिर में ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा 11वां प्रश्न है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो वो था 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किला का स्थापना कराया गया। और ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तो वो था सुदर्शनगढ़ किला। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया? तो वो है अगस्त क्रांति पार्क। ठीक है, और ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त को शुरू हुआ था। 8 अगस्त को शुरू हुआ था। और ये कौन से अधिवेशन या फिर कांग्रेस के किस सत्र के तहत शुरू किया गया था? तो वो कांग्रेस के बॉम्बे सत्र के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। तो हम इनका जो आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या करी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब देखिए उस समय जो लोग एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में, उस पर गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। और इसी के निंदा में वहां जो लोग एकत्रित हुए थे वो सभी लोग निहत्थे थे। और उस पर जब जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, उसी के विरोध को प्रकट करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। यानी कि 5वें रथ का नाम क्या है? तो 5वें रथ का जो नाम है वो है द्रौपदी रथ। अब महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण पल्लव वंश के समय हुआ था। पल्लव वंश के संस्थापक के बारे में मैंने बताया कि वो सिंह विष्णु थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? तो वो कांची थी। अब रथ मंदिर का जो निर्माण है ना, रथ मंदिर का नामकरण जो है वो पांडवों के नाम पे किया गया था, जिसमें से सारा नाम आपको पता ही चल गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। अब इसकी स्थापना किसने करी थी? तो वो थे सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने। ठीक है,
तो हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था। तो देखिए, ये जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है उसके दक्षिणी द्वार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1311 ईस्वी में कराया गया था। अब देखिए, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है? तो खिलजी वंश से संबंधित है। तो खिलजी वंश के स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक दो प्रश्न जो आते हैं वो है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है? तो देखिए, झांसी की रानी का जो समाधि स्थल है वो है ग्वालियर में। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो वो था मनु या फिर मणिकर्णिका तांबे। ठीक है। अब 1857 में झांसी की रानी ने यानी कि लक्ष्मीबाई ने कहां से भारतीयों का नेतृत्व किया था? तो वो हो जाएगा झांसी से। और इसकी हत्या किसने की थी? लक्ष्मीबाई की हत्या किसने करी थी? तो वो थे जनरल हुरोज ने। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेवेल। अब लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल था 1944 से 1947 तक। ठीक है। और इसी समय कैबिनेट मिशन भी भारत आई थी। और कैबिनेट मिशन कब भारत आई थी? तो 1946 में। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का संयंत्र रचा था? यानी काकोरी ट्रेन लूट जो हुई थी उसका दिमाग किसका, यानी वो जो कांड होने वाला है उसका सारा कुछ किसने करा था? तो वो करा था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने। ठीक है। और ये काकोरी जो है वो वर्तमान में किस राज्य में है? तो वर्तमान में ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक। और इसके साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वो किसने करी थी? तो वो सचिंद्र सान्याल ने करी थी। और वो कब हुआ था? तो 1924 में, यानी कि 1924 में हुआ था। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही सदस्य थे ये दोनों, इसी कारण से ये प्रश्न भी इनसे रिलेटेड हो जाता है। अब हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना हुई थी? तो देखिए, ये कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष थे यानी कि CSP पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसके महासचिव के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अब ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसका गठन होने का कारण क्या था? तो कांग्रेस दल में वामपंथी विचारधारा के वृद्धि के कारण, यानी वामपंथी विचारधारा को मानने वाले, महसूस करने वाले लोगों की संख्या में जब वृद्धि हो गई तो उन लोगों ने क्या करा? एक सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।